आप सभी का इस योग ग्रुप में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। उम्र बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे परिवर्तन शरीर में आने लगते हैं, या यूं कहें कि शरीर में डीजेनरेशन होने लगता है। इसे रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन स्लो डाउन योगा के द्वारा अवश्य किया जा सकता है। इसी क्रम में आज से जीवन तत्व की श्रृंखला आरंभ करने जा रहा हूं, जिससे आपके शरीर के सारे अंग व तंत्र, इंटरनल सिस्टम्स 60 साल की उम्र के बाद भी सुचारू रूप से कार्य या प्रॉपर वे में कार्य करते रहेंगे। तो जीवन तत्व में कुल 7 साधन होते हैं या 7 आसन होते हैं। ये सरल एवं संपूर्ण शरीर के लिए बहुत लाभकारी हैं। इसका पहला साधन है सर्वोत्तान। सर्वो मैंने सर्व, पूरे शरीर को, और तान मैंने तानना या स्ट्रेच करना। इसमें लेटकर पूरे शरीर को खींचा अर्थात स्ट्रेच किया जाता है। इसका नियमित अभ्यास आलस्य दूर करता है वह शरीर को स्फूर्ति प्रदान करता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में सहायक होता है। श्वास प्रक्रिया यानी कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस को बेहतर करता है। टांगों व कमर के रोगों को दूर करता है। वर्टिब्रल कॉलम, जिसे आप बैकबोन भी कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड भी कहते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अर्थात लचीलापन और स्ट्रेंथ बनाए रखने में सहायक होता है। किस प्रकार से ये वर्टिब्रल कॉलम में फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में सहायक होता है, ये मैं आसन के बाद में बताऊंगा। तो पहले शुरू करते हैं सर्वोत्तान। इसे करने के लिए बिछाए हुए आसन पर पीठ के बल सीधा लेट जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में इस प्रकार फंसाएं। हथेलियां बाहर अर्थात पैरों की ओर रखते हुए हाथों को धीरे धीरे सर के पीछे ले जाएं। इस दौरान श्वास धीरे धीरे अंदर भरते जाएं अर्थात इनहेल करते हुए जाएं। जब आपके हाथ सर के पीछे पहुंच जाएं, उस स्थिति में श्वास पूरे भरा होना चाहिए अर्थात फुल इनहेल की स्थिति होनी चाहिए। इस स्थिति में पैरों को नीचे की ओर स्ट्रेच करें व हाथों को ऊपर की ओर स्ट्रेच करें।
जितनी देर आसानी से श्वास भरे भरे यानी सांस अंदर रोक के स्ट्रेच कर सकते हैं करें। वह धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए अर्थात एक्सेल करते हुए वापस आ जाएं। पैरों को भी अपनी सामान्य स्थिति में ले आएं। अब शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। वह करीब 10 सेकंड के अंतराल के पश्चात पुनः प्रारंभ करें। एक बार पुनः प्रदर्शित करता हूं। इसे प्रारंभ में कुछ दिन 3 बार करें व धीरे धीरे 5 बार तक ले जाएं। शीघ्र ही अगले वीडियो में जीवन तत्व के दूसरे आसन के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए इसका अभ्यास नियमित करते रहें व पूर्ण स्वस्थता की ओर अग्रसर होते रहें। धन्यवाद। नो अभी नहीं, इससे अभी नहीं, इससे अभी न अब सर्वोत्तान आसन को आप सबने देखा। इसके बारे में अगर कोई कुछ जानकारी चाहता हो या कोई किसी को कंफ्यूजन हो लगे या लगा हो तो वो पहले मुझसे पूछ सकता है। इसकी विधि के बारे में जो मैंने मेथड बताया है या करके दिखाया है इसके बारे में। आसन करते समय सबको जो एक विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो वस्त्र धारण करें आसनों को करते समय वो प्रयास करें कि कॉटन के कपड़े हों, सूती कपड़े हों और शरीर के ऊपर ढीले ढाले हों। आपके पेट पे कसे नहीं या शरीर के किसी भी हिस्से में कसाव पैदा ना करें। क्यों कि जब आप इनहेल करेंगे और आपके वस्त्र कसे हुए होंगे तो आपके लंग्स को फैलने की स्पेस नहीं मिल पाएगी, और अगर स्पेस नहीं मिलेगी लंग्स को फैलने की, आप लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो कपड़े धारण करें वो सूती हो और ढीले ढाले हो। जिस स्थान पर आप बैठ के करें वहां तेज स्पीड में पंखा न चलाएं। एसी भी चलाएं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और पंखा चलाएं तो वो भी 2 या 3 नंबर पे। क्यों कि ये सारी चीजें जो हैं ये आपके कंसंट्रेशन को लूज करती हैं। जब तक आपका माइंड काम एंड कूल नहीं होगा, आपको शांति स्थान नहीं मिलेगा करने के लिए, तब तक आपको सिर्फ शरीर का मूवमेंट होगा, खाली मन और मस्तिष्क जो है वो लाभान्वित नहीं होगा। हमें तो योग द्वारा शरीर को, तन और मन दोनों को लाभान्वित करना है ना। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से सर्वोत्तान आसन आपकी बैकबोन को हेल्प पहुंचाता है या किस प्रकार उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करता है। इसके लिए पहले हमें ह्यूमन बीइंग की वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी की जानकारी थोड़ी सी होनी चाहिए। जब तक आप उसकी एनाटॉमी के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक
समझने मुश्किल होगा। तो शुरुआत मैं करता हूं वर्टिब्रल कॉलम की एनाटॉमी से। पहले बीच वाले स्ट्रक्चर को हाईलाइट करो। हम्म। ये ह्यूमन बीइंग की वर्टिब्रल कॉलम है, या मेरुदंड है, या जिसे कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं। ये टोटल 33 स्मॉल बोन्स से मिलकर बनती है। 33 हड्डियों से मिलकर ये बनी होती है, और प्रत्येक हड्डी का नाम है वर्टिब्रा, और हिंदी में इसको बोलते हैं कशेरुका। वर्टिब्रा और कशेरुका। जो 33 हड्डियां हैं, 33 बोन्स जो हैं, ये शुरू होती हैं नेक से। जो इसका टिप है इस वर्टिब्रल कॉलम का, उसके ऊपर जहां पे एक लिखा हुआ है स्टॉप पे, वहां पे आपका स्कल जुड़ा होता है, हेड। और जो 33 बोन्स हैं, इसका डिवीजन इस प्रकार से है कि सर्वाइकल या गर्दन के अंदर 7 बोन्स होती हैं। ऊपर से लेके जो 7 हैं वो सर्वाइकल बोन्स कहलाती हैं, या सर्वाइकल वर्टिब्रा जिसे कहते हैं, वो होती हैं। 7 के बाद अगली जो 1 से लेके 12 तक हैं, वो कहलाती हैं थोरेसिक वर्टिब्रा, या जिसे चेस्ट या फिर सीना की वर्टिब्रा भी कहा जाता है। वो होती हैं 12। इसके बाद आता है लंबर रीजन, या जिसे कमर का हिस्सा बोला जाता है, या पेट के पीछे वाला हिस्सा बोल सकते हैं। लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रा होती है, जिसको दिखाया जाता है L1, L2, L3, L4, L5 से, है ना। इसी तरह से सर्वाइकल वाले को C1, C2, C3, C4, C5, 6, 7 तक दिखाया जाता है। लंबर रीजन को L1, L2, L5 तक दिखाया जाता है। थोरेसिक रीजन वाली को T से दिखाया जाता है, T1, T2, T12 तक। इसके बाद आती हैं सेक्ट्रल या पेल्विस रीजन की बोन्स। पेल्विस रीजन में 5 बोन्स होती हैं, 5 वर्टिब्रा होती हैं, लेकिन ये सब आपस में जुड़कर सिंगल बोन बना लेती हैं। जब नवजात शिशु होता है, बच्चा जब जन्म लेता है, उस समय सेक्ट्रल वर्टिब्रा या पेल्विस रीजन की वर्टिब्रा 5 होती हैं, और जैसे जैसे ये बड़ा होता है, वैसे वैसे ये पांचों बोन्स एक साथ फ्यूज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ के सिर्फ एक बोन बना लेती हैं, जिसे बोलते हैं सैक्रल बोन या सैक्रल वर्टिब्रा। लास्ट बोन आती है टेल बोन। टेल बोन में भी जो है बचपन में 4 छोटी बोन्स होती हैं, 4 वर्टिब्रा होती हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, ये भी फ्यूज हो जाती हैं चारों, और फ्यूज होके एक सिंगल बोन बना लेती हैं। तो इस प्रकार से 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल या पेल्विस रीजन जो कि जुड़ के एक बन गई, और टेल बोन में 4 जो जुड़ के एक बन गई।
तो इस तरह से टोटल 33 बोन्स होती हैं। ये एक सिंगल वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड में, आप देखें तो एक सिंगल वर्टिब्रा, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे किरणा जी इसको। हाँ, इस स्ट्रक्चर में जो देख रहे हैं आप, एक सेंटर में होल है जिसे कहते हैं चैनल फॉर स्पाइनल कॉर्ड। इस छेद से होकर हमारी सुषुम्ना नाड़ी गुजरती है। जब 33 बोन एक साथ ये जुड़ जाएंगी, एक के ऊपर एक, जैसे टिफिन होता है ना, कौन सा टिफिन जो पहले हुआ करता था, स्टेनलेस स्टील वाला टिफिन, एक डिब्बे के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर डिब्बा, दूसरा, उसके ऊपर तीसरा। तो इसी प्रकार से जो है ये 33 हड्डियां एक के ऊपर एक, बाद में जाके जो है फ्यूज हो गई हैं, वो एक बन गई तो संख्या कम हो गई। तो ये सारी जितनी भी 24 या 25 होती हैं, ये सब एक के ऊपर दूसरी, दूसरे के ऊपर तीसरी, इस तरह से जुड़ी रहती हैं और जुड़ के सेंटर में एक कैविटी फॉर्म कर लेती हैं। ये छेद है ना, जब सारी जुड़ जाएंगी तो सेंटर में एक कैविटी बन जाएगी और उस कैविटी से स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना नाड़ी होकर हमारी प्रवाहित होती है, जो ब्रेन तक जाती है और नीचे हमारे एंड टेल बोन जो है या मूलाधार चक्र तक वो पहुंचती है, टेल बोन। इसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है और दो वर्टिब्रा के बीच में, अब जरा कलर्ड वाली को हाईलाइट करें आप। अब ये देखें कि दो वर्टिब्रा के बीच में एक आपको ग्रीन रिंग सी दिखाई पड़ रही है, एक के ऊपर दूसरी। इस समय तीन दिखाई गई हैं और चौथी नीचे से क्लियर नहीं है। तो तीन बोन जो दिखाई गई हैं, इन तीनों के बीच में एक आपको रिंग दिखाई पड़ रही है ग्रीन कलर की। तो इसे आप चाहे पैकिंग मटेरियल कह लीजिए, चाहे आप इसको डिस्क कह लीजिए। आपने सुना होगा ना कि फलाने की जो है डिस्क स्लिप हो गई। तो डिस्क स्लिप क्या होता है? डिस्क स्लिप यही है कि दो वर्टिब्रा के बीच में जो ये एक पैकिंग है, जो काहे की बनी होती है, कार्टिलेज की। कार्टिलेज क्या, मसल्स की कह लीजिए, सॉफ्ट मसल्स की या टिश्यूज की, है ना, या जिस तरह से आप समझ लीजिए कि रबड़ का वॉशर होता है ना, वो एक मुलायम, जिसे पैड भी कह सकते हो आप, है ना। तो दो वर्टिब्रा के बीच में ये वो रिंग होती है। अब अगर ये स्लिप कर जाए, अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाए, थोड़ा सा भी मूवमेंट इधर उधर हो जाए, कब होता है ऐसा? जब आप भारी वजन उठा लें, है ना, आपको अंदाजा ना हो कि ये वजन कितना ज्यादा है या कम है, और आपने झटके में उठा लिया, तो सारा स्ट्रेन कमर के ऊपर आता है उस समय। और उस स्ट्रेन की वजह से आपके जो लंबर रीजन है मोस्टली, या जो कमर का हिस्सा है, 5 बोन्स, वो उसकी जो है स्लिप थोड़ा सा भी मूव कर गई अपनी जगह से, पैड थोड़ा सा भी मूव कर गया अपनी जगह से, तो भयानक पीड़ा। और पीड़ा किस लिए? क्यों कि इसके अंदर से होके, मैंने 72,000 नाड़ियां आपको बोला हुआ है, सारी यहीं से इसका उद्गम होता है, ओरिजिन होता है वर्टिब्रल कॉलम से, जो कि शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचती हैं। और ये जरा सी भी स्लिप की तो कोई ना कोई नाड़ी आपकी जब दबेगी तो भयानक पीड़ा होगी। अगर हाथ वाली दब गई तो हाथ में पीड़ा, कमर वाली दब गई कमर में पीड़ा, जिस बॉडी के पार्ट की नाड़ी दब गई उसी में जबरदस्त पीड़ा। और इसको ठीक होने में बहुत समय लग जाता है। जब तक ये अपनी प्लेस पे फिर से बैठेगी नहीं, तब तक आपकी वो पीड़ा का निवारण नहीं होगा। अब मैंने
शुरू में एक वर्ड बोला था डीजेनरेशन का, है ना, कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी बॉडी में डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो डीजेनरेशन क्या है? डीजेनरेशन ये है कि अब आप पहली रिंग देखिए, सबसे ऊपर जो रिंग है ग्रीन, उसकी विड्थ देखिए, नंबर 2 वाले की विड्थ पहले वाली से कम है, और नंबर 3 वाले की विड्थ अगर देखिए आप, तो बीच में से वो गायब हो गई है आगे की तरफ से। समझ रहे हैं मेरी बात? और चौथी वाली में से तो बिल्कुल पिचक के बराबर हो गई है। आगे जो थर्ड वाली है उसमें से डिसलोकेशन हो गया है उसका, यानी कि स्लिप डिस्क हो गई है, जिस तरह से ह्यूमन बीइंग में अचानक हो जाती है। और ये डिजेनरेशन हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि दो वर्टिब्रा के बीच की जो स्पेस है जिसके अंदर ये पैड या डिस्क है, तो दो वर्टिब्रा के बीच को स्पेस को बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल स्पेस। क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल स्पेस। और वो भरी होती है इस कार्टिलेजिनस मटेरियल से, टिश्यूज और कार्टिलेज से। ठीक है। जब ये उम्र के साथ डीजेनरेट होने लगती है तो बोन से बोन टकराने लगती है। जो पैकिंग मटेरियल था वो धीरे धीरे डीजेनरेट कर गया या समाप्त हो गया, तो गैप जो है दो बोन्स के बीच का, वो क्या होगा? मिनिमाइज होता चला जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि दोनों हड्डियां आपस में रगड़ने लगेंगी। और जब वो स्थिति आ जाती है तो भयानक कमर दर्द की पीड़ा शुरू हो गई। और एक बार अगर ये डिजेनरेट हो गई तो इनका रिप्लेसमेंट नहीं है। बाकी शरीर के और अंगों का रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये जो स्लिप डिस्क हैं या ये डिस्क जो है, ये पैकिंग मटेरियल या पैड्स हैं कार्टिलेज के, इनका रिप्लेसमेंट नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा जब आदमी यंग होता है, 60 साल से कम होता है, अगर उसकी लंबाई 6 फुट है, तो जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती जाती है उसकी लंबाई कम होती जाती है। कभी गौर किया है आपने इस बात का? लंबाई कम क्यों हो जाती है? ये जो वर्टिब्रा के बीच में पैकिंग मटेरियल है ये रिड्यूस होता चला जा रहा है, रिड्यूस होता चला जा रहा है। अगर मान लीजिए दो वर्टिब्रा के बीच में ये आधे इंच, 1/4 इंच भी था, है ना, तो टोटल 25 बोन्स हैं आपकी फ्यूज होने के बाद, और 25 के बीच में ये पैकिंग होंगी 24। तो 24 पैकिंग का 1/4 लगा लीजिए, तो करीब 5-6 इंच आपकी लंबाई कम हो गई। समझे? अब होता क्या है कि जब आपकी, इसको बोलते हैं बैकबोन में रिजिडिटी आना, अकड़ाव आना। उम्र के साथ आपकी जो बैकबोन में रिजिड हो जाती है, अकड़ जाती है, या आगे की तरफ लोग झुक जाते हैं ड्यू टू दिस रीजन, है ना, कि बैकबोन रिजिड हो गई है उनकी, फ्लेक्सिबिलिटी समाप्त हो गई है उनकी। और एक बार फ्लेक्सिबिलिटी अगर समाप्त हो जाए तो फिर वो वापस नहीं लौटती। इसीलिए हम योगा का स्ट्रेस करते हैं कि शुरुआत से अगर आपने योगा करना शुरू कर दिया, लाइफ में शुरू से करना शुरू कर दिया योगा, तो आप में ये डिजेनरेशन जो है वो होगा, लेकिन काफी लेट होगा। जब आपका ये डिजेनरेट करना शुरू कर देती हैं और ये स्टेज आ जाती है कि दो स्टेज रगड़ने लगती हैं, इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है एलोपैथिक में। किसी के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं। ट्रीटमेंट क्या है? आपको ट्रैक्शन लगा देते हैं। ट्रैक्शन का नाम सुना है आपने? है ना?
बैकबोन में जब भयानक पीड़ा होती है तो डॉक्टर कहता है जी बैकबोन के आपकी जो स्पेस है बीच में दो हड्डियों के बीच में, इन दैट इज इंटरवर्टिब्रल स्पेस, ये रिड्यूस हो गई है, वो आपस में जुड़ रही, लिहाजा आपको ट्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अगर ये सर्वाइकल रीजन में है तो ट्रैक्शन कंधों से लेके ऊपर की तरफ खींचा जाता है बोन्स को, और अगर ये परेशानी लंबर रीजन में है तो ट्रैक्शन नीचे की तरफ लगाया जाता है। ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, आपको सीधा लिटा दिया जाता है एक टेबल के ऊपर, और बेल्ट से जो है आपके कंधों के पीछे की तरफ वेट लटकाया जाता है, 2 किलो 5 किलो इस तरह से, और उस स्टेज में छोड़ दिया जाता है आपको 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा। तो वो ट्रैक्शन क्या कर रहा है, आपका वर्टिब्रल कॉलम में जो है वर्टिब्रा को स्ट्रेच कर रहा है, खींच रहा है, जिससे कि जो स्पेस रिड्यूस हुई है वो थोड़ी सी इंक्रीज कर जाए, बढ़ जाए। ठीक है। और सर्वोत्तान में हम क्या करते हैं, सर्वोत्तान आसन में हम नेचुरल ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। वहां तो हमने आर्टिफिशियल ट्रैक्शन यूज किया है ना, और यहां हम नेचुरल ट्रैक्शन कर रहे हैं। हमने आपको बताया कि दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह से आपने लॉक करनी है सीधे लेटने के बाद, यहां से स्टार्ट करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथ जो है पेट की तरफ जाएंगे, और ये हाथ जब ऊपर वापस जाएंगे तो हथेलियां आसमान की तरफ हो जाएंगी। आप धीरे धीरे इनहेल कर रहे हैं, और जब आपके हाथ पूरे पीछे जाएंगे हथेलियां बाहर की तरफ होंगी, आपने फुल इनहेल होना है, और नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ खींच रहे हैं आप पैरों से, वो नीचे की तरफ स्ट्रेच हो रहा है, और ये लॉक करने के बाद ये हिस्सा जो है ऊपर की तरफ स्ट्रेच हो रहा है। ठीक है। और इस कंडीशन में आपकी पूरी सांस भरी हुई होनी चाहिए। उतना देर रुकें जितना देर आप अंदर कुंभक लगा के रुक सकें। जैसे ही अब आपको लगे कि मेरी सांस अब टूटने वाली है या छूटने वाली है, तो उससे पहले ही आप वापस हो लें, स्लोली इनहेल करते हुए। उतनी ही देर रुकें जिससे कि आपकी सांस टूटे नहीं बीच में, झटके के साथ सांस को बाहर नहीं निकालना है, कंट्रोल वे में सांस को छोड़ना है। जिस प्रकार से आपने इनहेल किया था उतना ही देर आपको एक्सेल करना है, लगानी है, लेकिन कुंभक उसका 4 गुना लगाना है। प्रयास करें। अगर आधा मिनट लगता है आपको इनहेल करने में, या पूरक क्रिया में आधा मिनट लगता है, तो इसका 4 गुना कर लीजिए। 2 मिनट आपको रुकना है उस पोजीशन में। जबरदस्ती रुकने का प्रयास नहीं करना है कि आप 2 मिनट ना रुक पाए, और लेकिन आज सर ने कहा है नियम है ये, तो ऐसा नहीं करना कुछ भी। धीरे धीरे आपने उस प्रक्रिया को बढ़ाना है, कुंभक को। ठीक है। लेकिन हमें ध्यान इस बात का अवश्य रखना है कि हमारी सांस टूटनी नहीं चाहिए, हम अपने स्थान पर वापस लौट आए एक्सेल करते हुए। ठीक है। तो शुरू में तो ये जो है ये नेचुरल ट्रैक्शन है। अगर आप इस आसन को शुरू से ही जीवन का अंग बना लेते हैं तो आपकी बैकबोन में रिजिडिटी नहीं आएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जीवन भर बनी रहेगी। और अगर आपकी बैकबोन में फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप समझ लीजिए जितने भी सुषुम्ना नाड़ी से होने वाले रोग हैं, जितने भी इंगला और पिंगला नाड़ी से होने वाले रोग हैं, उससे आप बचे रहेंगे। ठीक है। छोटा सा आसन देखने में लगता है, बहुत सिंपल है, हर एक व्यक्ति इसको कर सकता है ना, बच्चे से लेके बड़े तक कर सकता है।
2-4 दिन के अभ्यास की बात है, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज होने लगेगी, आपका कुंभक भी अच्छा लगने लगेगा। लेकिन प्रॉपर वे में करें। आप 10 बार देखें ना मेरे वीडियो को, बजाय एक बार देखने के। सिर्फ एक बार देखने से अगर गलती छूट गई तो वो कंटिन्यू रहेगी। शुरुआत में आप 1 हफ्ता लगातार लगा लें वीडियो को एक आसन के लिए, जब तक मैं अगला ना सिखाऊं आप वीडियो देख के करें ना, तब अभ्यास बनेगा आप। क्यों कि हम जब मैनुअली सिखाते हैं ना, तो अपनी निगरानी रखते हैं, अपने सामने उसे सिखाते हैं। जहां वो ठीक नहीं कर रहा होता, वहां अपने हाथ से उसको रोक देते हैं, ठीक कराते हैं। अब वो प्रक्रिया मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता। अब ये आपको करना है कि आप 10 बार देखें मेरे आसन को, जिससे कि कहीं गलती रह ना जाए करने में। ठीक है। मैं जितने भी आसन आपको सिखाऊंगा सब बहुत सिंपल होंगे। जो मैंने अभी बताया है कि जीवन तत्व में 7 आसन होते हैं, ये 7 आसन और इसके बाद यौवन तत्व के 4 आसन, 7 4 11 आसन बहुत सरल आसन है, बहुत सरल आसन, हर व्यक्ति कर सकता है। और ये 11 आसन जो हैं आपके शरीर के हर सिस्टम को कवर करेंगे, आपके हर अंग को कवर करेंगे। एक बात और ध्यान रख, हाँ, अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है या कोई आसन आपके लिए आवश्यक नहीं है तो उसको स्किप किया जा सकता है। लेकिन स्किप अपने आप नहीं करना है। आपने अपने शरीर की तकलीफों के हिसाब से इनका चुनाव करना है कि कौन कौन से हमें आसन रखने हैं और कौन कौन से नहीं। आसन में सीक्वेंस बहुत जरूरी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। सीक्वेंस मीन्स क्रम, कि किस क्रम में हमें आसनों को करना है। उसके लिए हमें यह ध्यान रखना है कि अगर एक आसन हम फॉरवर्ड बेंडिंग का कर रहे हैं तो अगला आसन हम बैकवर्ड बेंडिंग का करें, या अगला आसन हम लेटने वाला करें, जिससे हमारी बैकबोन के ऊपर स्ट्रेन नहीं आए। हमें बैकबोन का अपनी विशेष ध्यान रखना है। जितना आप अपनी बैकबोन का ध्यान रखेंगे उतना आपके साथ देगी वो लाइफ लॉन्ग तक। एक तो जबरदस्ती नहीं करना है, और दूसरा हमें इस सीक्वेंस को फॉलो करना है, एक बैकवर्ड और एक फॉरवर्ड आसन। लेकिन जिन लोगों को बैकबोन की शिकायत, बैकएक की शिकायत है, वो फॉरवर्ड बेंडिंग के आसन अवॉइड करें। ठीक है ना। उसके लिए मैं उनको अलग से आसन बताऊंगा इस सीरीज के अलावा। यह सीरीज जो है उन लोगों के लिए है जो स्वस्थ हैं और जीवन भर स्वस्थ रहना चाहते हैं, और इसके करने से आपकी काया निरोगी हो जाएगी, निरोगी रहेगी। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज के आसनों के अलावा भी कुछ आसन शामिल करने होंगे। अब मैं आपको समय देता हूं कि आप कुछ पूछना चाहें, पूछ सकते हैं।